स्वागत है साथियों। आज हम सभी यूपीजीडीसी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक रिटन आंसर देखेंगे जो लिखित परीक्षा के लिए आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मान के चलिए कि अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है प्रगतिवाद से संबंधित, तो प्रगतिवाद के ऐतिहासिक और वैचारिक आधार को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर हम 200 शब्दों में क्या बातें लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द अतिरिक्त भी होंगे, इसलिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अतिरिक्त जानकारियाँ भी प्रोवाइड कराएं और उनके माध्यम से आपके पास कुछ पॉइंट्स अलग से हों जिनका प्रयोग आप अपने उत्तर लेखन में कर सकें। तो प्रगतिवाद के ऐतिहासिक और वैचारिक आधार को स्पष्ट करते हुए हम लिखें तो 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही यूरोप में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संघर्ष चल पड़ा था। तो यूरोप में किस तरह से प्रगतिवाद शुरू होता है, क्या आधार रहते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देते हुए फिर हम भारत में उसके क्या आधार रहे हैं वो बताते हुए प्रगतिवादी विचारधारा का वैचारिक स्रोत वो बताएंगे। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही यूरोप में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संघर्ष चल रहा था। यूरोप के बुद्धिजीवियों ने परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय उनसे लड़ने और प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखकों की एक संस्था बनाई जिसका नाम प्रगतिशील लेखक संघ यानी 1935 में जो स्थापित हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रगतिशील लेखक संघ रखा गया। तो ऐतिहासिक जो आधार है उसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ के इस प्रथम अधिवेशन 1935 के सभापति अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार E.M. फॉस्टर बने। तो ये एक ऐतिहासिक इसका परिचय हो जाएगा प्रगतिवादी आधार का, प्रगतिवाद का। इस संस्था के प्रेरणा स्वरूप अब भारत में क्या होता है, इसके प्रेरणा स्वरूप लंदन में कुछ उत्साही भारतीय नौजवान जिसमें मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर और भवानी भट्टाचार्य जैसे लेखकों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। अब इसका उद्देश्य भी कुछ रखा गया, वो हम देखते हैं। प्रगतिवाद नाम की एक पुस्तक है शिव कुमार मिश्र की, वहां पर जो उद्देश्य तय किया गया उसमें ये बातें लिखी गई हैं। जैसे आप देखेंगे लिखा है कि भारतीय समाज में बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, पुराने विचारों और विश्वासों की जड़ें हिलती जा रही हैं और एक नए समाज का जन्म हो रहा है। भारतीय साहित्यकारों का धर्म है कि भारतीय जीवन में पैदा होने वाली क्रांति को शब्द और रूप दें और राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर चलाने में सहायक हो। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर और भवानी भट्टाचार्य जैसे लेखकों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, तो उसका एक उद्देश्य निश्चित किया गया। उस उद्देश्य को शब्दशः यहाँ पर हम उद्धृत कर रहे हैं जो प्रगतिवाद नाम की शिव कुमार मिश्र की पुस्तक में है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक कोटेशन दिया है। यदि आपको ये कोटेशन शब्दशः याद है तो आप प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा इसके मर्म को, इसकी बात को आप समझ के कुछ बातों को अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि इस प्रगतिशील भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना इन तीनों ने मिलकर के की, इन्होंने पुराने विचारों और विश्वासों की जो जड़ें भारत में हिलती जा रही थी और नए समाज का जन्म हो रहा था, उसी के संदर्भ में भारतीय साहित्यकारों के धर्म को बताते हुए लिखा है कि भारतीय जीवन में पैदा होने वाली क्रांति को हमें शब्द और रूप देना है ताकि राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर चलाने में सहायक हो सके। तो आप इसी बात को अपने शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन बात इसी बात के इर्द गिर्द हो, बहुत अंतर ना आए आपके कहने में और जो ये कोट है। तो ये कोशिश आप कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे उस उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया ताकि आप परिचित रहें, आपके जो थॉट हैं वो इसके इर्द गिर्द रहें। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई। आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पे सूचित कर सकते हैं। इसका अध्यक्षीय भाषण किसने दिया? प्रेमचंद ने दिया। तो हमने यहाँ पे सारे तथ्य इससे जुड़े हुए उपलब्ध करा दिए हैं। अब ये आपके मानसिक बुनावट पे निर्भर करता है कि आप इन तथ्यों को कैसे समायोजित करते हैं। प्रेमचंद ने अपने इस भाषण में सुलाने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य की बात की।
तो आप देखिए यहाँ से प्रेमचंद की ये बात आप वहाँ कोट कर सकते हैं कि ये इसका वैचारिक आधार रहा। सुलाने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य की बात प्रेमचंद करते हैं। सूचनात्मक ढंग से हम ये लिख सकते हैं कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का एक दूसरा अधिवेशन हुआ 1938 में, जो कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की। तो आप देख सकते हैं कि दो बड़े युग पुरुष के रूप में प्रेमचंद और रविन्द्रनाथ टैगोर प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा एक व्यापक पैमाने पर उभरने वाला वैचारिक आंदोलन था। अब इसकी वैचारिकता के आधार के विषय में और एक लाइन के निष्कर्ष के रूप में हम बात करेंगे। प्रगतिवाद के वैचारिक आधार क्या थे, तो जो प्रामाणिक ढंग से पुस्तकों में मिलता है वो हमने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया है आपके लिए। आप लिख सकते हैं कि प्रगतिवाद एक साहित्यिक आंदोलन था और विचार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रवेश करता है। पहली बात आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप पॉइंट्स में लिखें, चाहे आप अपने विचारों के अनुकूल इन्हीं बातों को तारतम्यता के साथ पैराग्राफ में लिख सकते हैं। आगे की बात लिख सकते हैं कि प्रगतिवाद का ध्येय मनुष्य की चेतना तथा जीवन के विकास में आने वाले सभी गतिरोधों को तोड़ना रहा है। प्रगतिवाद ने कविता तथा कला पर सदियों से चले आ रहे रहस्यवादी आवरण को तोड़कर उसे इसी जगत से उत्पन्न, इसी लोक की वस्तु सिद्ध किया। ये वैचारिक आधार का एक मजबूत पॉइंट है कि प्रगतिवाद ने कविता तथा कला पर सदियों से चले आ रहे एक रहस्यवादी आवरण, यानी जो कविता को केवल रहस्यवादी ढंग की अभिव्यक्ति मानता था, उसको तोड़कर इसी जगत से उत्पन्न, इसी लोक की वस्तु सिद्ध किया प्रगतिवाद ने। तो आप इस पॉइंट को याद कर सकते हैं। आगे, समाज से गहन संबंध तथा अपने युगबोध से जुड़ा साहित्य ही प्रगतिवाद को स्वीकार हुआ। तो यहाँ जो मुख्य बात है, समाज से गहन संबंध और अपने युगबोध से जुड़ा हुआ साहित्य, यही उसका आधार रहा है, केंद्र में रहा है। प्रगतिवादी प्रवृत्तियों ने पुरातन भाववादी व्यक्तिवादी संस्कारों का घोर विरोध किया। तो जो प्रगतिवादी प्रवृत्तियां थी वो कह रही थी कि भाववादी और व्यक्तिवादी संस्कारों को तोड़ के समाजोन्मुख भावधारा का विकास करना है, चेतना का विकास करना है। तो प्रगतिवादी विचारों का प्रभाव न केवल हिंदी साहित्य पर बल्कि अन्य सभी भारतीय भाषाओं के भी साहित्यिक रंगमंच पर पड़ा। इस पर एक आरोप भी लगाया जाता है, आप उसका भी उल्लेख कर सकते हैं कि यह विदेशी या आयातित विचारधारा है। ये बहुत आरोप लगे कि विदेशी और आयातित विचारधारा है, भारतीय संदर्भ में इसकी उपयोगिता नहीं है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। और दरअसल छायावाद की हत्या करके प्रगतिवाद ऊपर आता है, ऐसे इस पे आरोप लगाए गए। लेकिन जो अच्छे आलोचकों ने, जो प्रगतिवादी आलोचक हैं, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे समाज में सदियों से एक प्रोग्रेसिव सोच व्याप्त रही है, चाहे भारतेंदु युग के आप निबंधों का अध्ययन कर लें या जो क्रांतियां हमारे यहाँ सामाजिक परिवर्तन को लेकर राम मोहन राय जैसे लोग कर रहे थे, बालकृष्ण भट्ट अपनी पत्रिका के माध्यम से कर रहे थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि विदेशी या आयातित विचारधारा है। हाँ, लौ कहीं से भी मिल सकती है, चिंगारी कहीं से भी आ जाए तो जो जमा हुआ बारूद है वो पूरी तरह से फट सकता है, और ऐसे विचार हमारे यहाँ हमारे समाज के अनुकूल थे। निष्कर्षतः यह विचारधारा भारतीय समाज संदर्भों की आवश्यकता के अनुरूप अपना स्वाभाविक विकास करती है, कोई जबरन या थोपी हुई मानसिकता के रूप में नहीं। ये इतनी बातें हम लिखते हैं अगर इसके ऐतिहासिक और वैचारिक आधार के रूप में, तो एक अच्छा उत्तर होगा। इनमें सभी पॉइंट्स को आप लिखेंगे तो लगभग 300-350 शब्द होंगे, लेकिन यहाँ अतिरिक्त पॉइंट्स इसीलिए रखे गए हैं ताकि जब आप लिखें तो आपसे अगर कोई एक पॉइंट स्किप हो जाए तो अन्य पॉइंट्स आपके पास हों, जिनके साथ आप अपने उत्तर को गति दे सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये प्रश्न आपको स्पष्ट हो रहा होगा, आपके लिए एक रोड मैप देगा कि आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो शुरुआत में हमने जैसे बात की थी कि उत्तर लेखन में हमें एक संक्षिप्त भूमिका के रूप में एक बात कहनी होगी जो प्रश्न के संदर्भ को स्पष्ट करे। तो यूरोप में जो कुछ चल रहा था
यूरोप में जो कुछ भी क्रांतियाँ हो रही थी, प्रतिरोध की बातें हो रही थी, उससे एक संघ बना। फिर उसका भारत में भारतीय लोगों ने उसका एक रूप बनाया। धीरे धीरे उसकी एक उद्देश्य उसका स्थापित किया गया। फिर भारत में इसके अधिवेशन हुए 1936 में, प्रेमचंद ने अध्यक्षीय भाषण दिया, फिर टैगोर जी ने 38 में दिया। ये बातें हम लिख के ऐतिहासिक आधार को स्पष्ट करके उसके वैचारिक आधार पे आ जाएंगे और इन पॉइंट्स को बेहतर ढंग से प्रकट करेंगे तो हमारा उत्तर अच्छा हो सकता है। आप लोग कोशिश करें अपनी हैंडराइटिंग में इन पॉइंट्स को लिखने की, इन्हें और अच्छे से अपने विचारों, अपनी कल्पना शक्ति और लेखन शक्ति के साथ इसको बुनने की, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लेखन की अपनी अलग कला होती है। वो तथ्यों के साथ किन विचारों के साथ उनका सामंजस्य बिठाता है। तो आप वैसे ही अपने अनुसार लिखें, लिख करके मुझे भेजें, मैं उसे चेक करूंगा और जो भी सुझाव बेहतर होगा उसे आपको बताया जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।